बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं जो पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 से मुतल्लिक़ है। ये सेक्शन 6 है जो सस्पेंशन से मुतल्लिक़ है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ख़िलाफ़ कोई मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें जो सस्पेंशन का पहलू है उसको किस तरह देखा जाता है। जब भी कोई मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग सेक्शन 5 के तहत शुरू की जाती है तो उसमें 5 की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सेक्शन 6 को लेते हैं, जिससे सस्पेंशन का मामला आता है कि मिसकंडक्ट की कार्रवाई फेयरली और इम्पार्शली हो सके, बंदे को सस्पेंड कर दिया जाता है और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। ये इब्तिदा में सिर्फ 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद इसको एक्सटेंशन भी कर दी जाती है 3 महीने के लिए, और जब ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड होती है तो विदिन 30 डेज जो है वो इसको एक्सटेंड किया जाता है या ख़त्म की जाती है। अगर ये सस्पेंशन एक्सटेंड ना हो तो फिर ये कहा जाएगा कि ये आदमी रीइंस्टेट हो जाएगा अपनी सर्विस में और पहली पोजीशन पर आ जाएगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इनकम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को सस्पेंड ना करे बल्कि कम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंड करें। मसलन अगर चीफ मिनिस्टर किसी बंदे को सस्पेंड करता है जो स्केल 20 या स्केल 19 का है, या तो वो खुद ये काम करेंगे या अपने किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे कि वो इसके लिए इसमें कार्रवाई करे, तो वो भी वैलिड होगी। जब वो एक्शन लेंगे तो उसके बाद बंदा सस्पेंड होगा और उसको कोर्ट में असेल नहीं किया जा सकता, वरना इनकम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कोई किसी को सस्पेंड करती है तो उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करके उसकी रीइंस्टेटमेंट की जा सकती है। तो हमने बहुत सारे केसेस में जहां इनकम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने बंदों को सस्पेंड किया तो उनको रीइंस्टेट करने का फौरन कोर्ट ने ऑर्डर किया। इसी तरह सस्पेंशन के बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर होता है, इंक्वायरी अफसर आते हैं और वो अपने सारे काम मुकम्मल करके, इंक्वायरी मुकम्मल करके वो कम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करते हैं। अब कम्पिटेंट अथॉरिटी ये करती है कि उसको एग्जामिन करती है और देखती है कि चार्जेस प्रूव हुए हैं या नहीं हुए। अगर चार्जेस प्रूव हो गए हैं तो फिर वो सज़ा या जज़ा का वो मामला देखेगा, वरना अगर वो रिकमेंड हो गया है कि इसको एग्जोनरेट कर दिया जाए तो फिर उसे एग्जोनरेट कर दिया जाता है। और ऐसी सूरत में कम्पिटेंट अथॉरिटी उससे डिसएग्री कर सकती है, फिर डिनोवो इंक्वायरी हो सकती है। डिनोवो इंक्वायरी में ये देखा जाता है कि क्या एविडेंस जो ली गई है वो सही है या कोई ऐसी गलती इंक्वायरी कंडक्ट करने में रह गई है जो कि तमाम प्रोसीडिंग को क्वैश करेगी, तो वो फिर दोबारा डिनोवो इंक्वायरी नए सिरे से बन के उसके वो तमाम डिफेक्ट दूर हो के तो फिर देखा जाता है कि अब इंक्वायरी सही है या गलत है। तो पीडा एक्ट में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं स्टेप बाय स्टेप उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद शो काज नोटिस देने के बाद तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के बाद अगर मेजर पेनल्टी दी जाती है तो वो सेक्शन 19 और 20 के तहत उसकी अपील की जाती है, और अपील 16 के तहत की जाती है। अपील के बाद फिर उसको देखा जाता है कि इसमें क्या ग्राउंड्स लिए हैं, क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कम्पिटेंट अथॉरिटी से कहाँ गलती हुई है, तो फिर उसको अपीलेट अथॉरिटी एक माइंड अप्लाई करके इंडिपेंडेंटली एंड फेयरली अपना डिसीजन देता है। और अगर दोनों डिसीजन को एक ही कंकरेंट होते हैं तो फिर उनको सर्विस ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया जाता है। बाज़ औक़ात हाई कोर्ट में लोग चले जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर है और जजेस साहिबान कहते हैं कि आप सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएं। सर्विस ट्राइब्यूनल इन सब को अपील डिपार्टमेंटल होने के बाद देखती है और उसके बाद फैसला करती है कि क्या होना है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको व्यू करें।